हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, अपने चैनल पर यूपी टीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस मैं वीडियोस के माध्यम से कवर करा रहा हूँ और ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का। इसकी जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री लाइव क्लासेस करा रहा हूँ, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कोई डाउट क्वेरीज भी वहाँ रख सकते हैं और कंसेप्ट को आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इसी सीरीज में मेरी ये जो वीडियो है ये है हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर को मैंने बताया था कि ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैंने एल्केन को रखा हुआ है, जिसमें एल्केन से रिलेटेड सारा कंटेंट है। फिर उसके बाद पार्ट 2 रहेगा, जो पार्ट 2 होगा वो हमारा एल्कीन से रिलेटेड होगा, और एल्काइन हमारा पार्ट नंबर 3 में कवर होता है। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 है उसकी 2 वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड की है। पार्ट 1 की जो 2 वीडियो हैं उसमें पहले पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एल्केन का और साथ साथ उसकी जो प्रिपरेशन है वो देखी है। और ये वीडियो नंबर 2 है, ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। तो फ्रेंड्स, वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसके साथ साथ अपने अपने नोट्स बनाइएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर्स की, तो नीचे एक पीडीएफ का लिंक है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स का कंटेंट मिल जाएगा। मतलब उसमें हर एक चैप्टर के आगे डाउनलोड बटन है, इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ सेपरेटली डाउनलोड बटन है। वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तुरंत गूगल ड्राइव के अंदर आपकी पीडीएफ जो है खुल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हाइड्रोकार्बन एल्कीन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी मेन है। एक तो फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी मेन है, इनमें ही हमें जनरली क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि फिजिकल स्टेट में किस तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और डेंसिटी कैसी होती है, सोल्युबिलिटी किस टाइप की होती है, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से जनरली क्वेश्चन हमें मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्टेट यानी फिजिकल स्टेट के बारे में क्या है। ड्यू टू द वीक फोर्सेस, एल्केन्स अप टू द 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस, odorless गैस एंड द नेक्स्ट 13 आर लिक्विड, फ्रॉम C18 ऑनवर्ड्स आर सॉलिड। तो ये कह रहे हैं C1 से लेके C4 तक यानी 4 कार्बन एटम के, तो ये सभी के सभी कलरलेस, odorless गैस हैं, यानी कि कलरलेस है, रंगहीन है, और odorless यानी कि गंधहीन गैसेज हैं, यानी कि हल्की हैं तो गैसेज हैं। ओके, उसके बाद ये कह रहे हैं C5 से लेके नेक्स्ट 13 दैट इज C18 तक, ठीक है, C5 से लेके C18 तक के जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे। अब देखिए, C18 का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया C के नंबर कितने हैं, और एल्केन में हमें पता है फॉर्मूला क्या लगता है, CnH2n+2। तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा के आप एल्केन पूरा बना सकते हैं, कितने हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो ये मैं बस C5 से लेके C18 तक लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो भी इसमें कार्बन है, अगर 5 है तो हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो C5 से C18 तक कैसे हैं, दे आर सेइंग दैट दे आर लिक्विड्स। अब लिक्विड्स हैं तो कैसे होंगे, लिक्विड है तो कलरलेस तो होंगे जरूर, ठीक। और C18 प्लस C18 ऑनवर्ड जितने भी होते हैं वो सभी सॉलिड्स होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब हमें ये भी सिंपल से पता लग रहा है, जितना हल्का मॉलिक्यूल है उतनी वो फॉर्म में गैस में रहता है, फिर भारी होते हुए लिक्विड, और सबसे ज़्यादा भारी होने पर सॉलिड में बदल जाता है। तो जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो ज़्यादा ही होगा, और गैस स्टेट में तो मॉलिक्यूलर मास कम होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो घनत्व कैसा होता है, डेंसिटी इंक्रीज विद मोलर मास अंटिल इट बिकम कांस्टेंट एट 0.8। ये कहना है वैसे तो डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन ये कांस्टेंट हो जाती है 0.8 पर, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें किसी भी सब्सटेंस की, अगर मैक्सिमम डेंसिटी जो हो सकती है एल्केन्स में, वो कितनी हो सकती है, 0.8। ओके, एंड व्हाट इज द 0.8 मींस, 0.8 मींस इट इज विद रिस्पेक्ट टू द वाटर डेंसिटी ऑफ द वाटर विच इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग ये 0.8 है, पानी से हल्की है। नेक्स्ट आते बात सॉल्युबिलिटी की, घुलते कैसे हैं। सो दे आर सेइंग दैट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ये जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट जो जैसे कि वाटर, उसमें नहीं घुलते, इनसॉल्युबल होते हैं। बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, ईथर। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, इन सब में घुल जाते हैं। तो पोलर में नहीं घुलते, लेकिन इन पोलर जो नॉन पोलर होते हैं उनमें घुल जाते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 4, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी कहना है लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। देखिए, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। एंड दे आर सेइंग दैट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मोलर मास बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। इससे का मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एल्केन्स लिख लेते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए एक एल्केन है C3H8 और एक है C4H10, उसके बाद C5H12,
ओके, तो इसका हम ये देख रहे हैं कि मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, ठीक है। मोलर मास बढ़ने के साथ अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन करें तो इसका 231 केल्विन है, इस वाले का 273 केल्विन है, और इस वाले का अगर हम देखें तो 309 केल्विन है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हुआ। तो C6H14 और C7H16 की अगर हम बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनसे भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। लाइक इसका 342 और इसका 371 तक होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि मोलर मास बढ़ता है, वेट बढ़ता है, बॉयल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट हीट की लगानी पड़ती है, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। दैट्स इट। अब इसमें एक और पॉइंट आता है ये वाला, ब्रांच चेन एल्केन्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन द स्ट्रेट चेन आइसोमर्स ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स। अभी कह रहे हैं जो ब्रांच चेन एल्केन्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो स्ट्रेट चेन के मुकाबले कम होते हैं। स्ट्रेट चेन का जो आइसोमर होगा उसके मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कैसे समझते हैं इस बात को? चलो हम दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं और स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो हम बनाने किसका, हम पेंटेन का बनाते हैं। पेंटेन क्या होता है, पेंटेन होता है C5H12। पेंटेन क्या होता है, C5H12। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, CnH2n+2 के हिसाब से। तो 5 कार्बन का अगर मैं स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरह का आराम से स्ट्रक्चर बन सकता है। बाकी सब पे जो कार्बन है उन पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। टोटल मिला के तो 12 ही आने हैं, सब पे हाइड्रोजन आ जाएंगे उनके अकॉर्डिंग, जितनी उनकी वैलेंसी है टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन भर दिया। ये हमारा एक स्टेट स्ट्रक्चर है, ठीक। अगर इसे सिंपल फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे 5 बॉन्ड लिखा के और अगर इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लगभग इस तरह का सिंपल स्ट्रक्चर है, ओके, लॉन्ग। लेकिन अगर मैं इसी का आइसोमर बनाऊं, और आइसोमर भी कौन सा, ब्रांच वाला, कि इसमें अगर मैं ब्रांच दिखाऊं आइसोमर में तो मैं इसकी 4 ब्रांचेस दिखा सकता हूँ, एक कार्बन के 4 ओर, इस तरह से। अब इस पे भी 3 हाइड्रोजन, इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन, इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन, इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन। अब उस मॉलिक्यूल की अगर शेप देखते हैं तो वो एक लॉन्ग शेप थी, वो एक लंबी, एक तरह से लंबी शेप थी। लेकिन अगर मैं इस वाले की शेप देखूं तो एकदम ये सर्कुलर शेप है। कैसी शेप है, सर्कुलर शेप है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये स्ट्रेट वाला है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है स्ट्रेट वाले का वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच। क्यों है समझो। ब्रांच वाले में क्या हुआ, मॉलिक्यूल जो है एक कॉम्पैक्ट साइज का बन गया, ठीक। तो कॉम्पैक्ट साइज के अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ूंगा तो मुझे पता है वंडर वाल फोर्स केवल बहुत कम एरिया में लगता है। वंडर वाल फोर्स के लिए जो एरिया है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर मैं इन 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ूंगा तो ये 2 मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एरिया में एक दूसरे से अटैच रहेंगे, यानी कि जो वंडर वाल फोर्स लगेगा बहुत ज़्यादा एरिया में लगेगा। अब इन वंडर वाल फोर्स को तोड़ने के लिए हमें हीट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेट चेन में साइज़ बड़ा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का साइज़ लंबा हो जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अच्छे से जुड़ता है, इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्ट्रेट चेन वालों का ज़्यादा होता है रेदर देन ब्रांच चेन वालों से। तो यहाँ पर हम क्या याद रखने वाले हैं, हम याद रखने वाले कि जो स्ट्रेट है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है रेदर देन ब्रांच से। जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बस। ओके, तो इसके और भी जो आइसोमर्स बनते हैं, 2-3 आइसोमर्स बनते हैं, उनको बनाइए और देखिए उन्हें सीरीज में लगा के कि किसका सबसे कम आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास लास्ट वाला जो आया है, ठीक है, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन वाला, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे कम होगा बाकी सब पेंटेन्स के मुकाबले। चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ही हमें पता लगता है कि इस कंपाउंड्स का केमिकल नेचर कैसा है, ठीक। और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जल सकते हैं, ओके, इनका कंबस्चन हो सकता है, ये जल सकते हैं इजीली, तो इनकी कंबस्चन रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक ना एक कंपाउंड की आपको कंबस्चन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, और आपको ये बताना पड़ेगा उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, कितना कितनी अमाउंट में बनता है, ओके। तो ये कंबस्चन जो प्रोसेस है वो सभी कंपाउंड्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग सबका सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, कंपाउंड लगभग सब में सेम बनते हैं। एक तो कंबस्चन हो गया, इसी के साथ आता है ऑक्सीडेशन। मैं आपको बता दूं कंबस्चन और ऑक्सीडेशन अलग है। कंबस्चन है मतलब कि कंपाउंड जल रहा है इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें मतलब कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें जल नहीं रहा, वो बस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। यहाँ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ वो जल जा रहा है, ठीक है, उसमें हीट एंड लाइट भी रिलीज हो रही है, तो उसे कंबस्चन कहते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, दोनों सेम है, रिएक्शन ऑक्सीजन से ही है लेकिन अलग है। तो सबसे पहले कंबस्चन की बात करते हैं। कंबस्चन को हिंदी में कहते हैं दहन। कंबस्चन को हिंदी में क्या कहते हैं, दहन। अब दहन होता है किसके प्रेजेंस में, होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो दे आर सेइंग दैट इनटू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एल्केन्स ऑन हीटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये कह रहे हैं जो एल्केन्स होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को, हीट को रिलीज करते हैं, यानी इनमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट रिलीज होती है एनर्जी की। अब इसके लिए हम अगर एल्केन्स की रिएक्शन लिखने बैठ जाएँ तो बहुत सारे एल्केन्स हैं।
अब उसमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कितना उसमें वाटर बनेगा, कितने अमाउंट मतलब मॉलिक्यूल्स में स्टोइकियोमेट्रिक क्या होगा। तो उस सब के लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल आपको वर्ड रिएक्शन बता रहा हूँ, उसे याद रखेंगे तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ CnH2n+2, ये मेरा क्या है, ये मेरा एल्केन है। तो इसके लिए कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए, और इससे कितने अमाउंट CO2 बनेंगे और कितने अमाउंट H2O बनेंगे। और जो हीट है वो तो हो ही रही है, वो हीट की हमें याद करने की जरूरत नहीं, हीट तो रिलीज हो ही रही है। तो इसको निकालने के लिए आप एक सिंपल तरीका याद रखेंगे। देखिए CnH2n+2, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ऑक्सीजन पता करनी है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होते हैं 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, 3n+1 डिवाइडेड बाई 2, इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के चाहिए। जितने कार्बन के उसके अकॉर्डिंग 3n+1 बाई 2 ऑक्सीजन चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग जो CO2 बनती है वो n बनती है, NCO2 बनती है, और इसके अकॉर्डिंग जो वाटर बनता है वो n+1 बनता है। तो अगर हमें सिर्फ कार्बन नंबर का एटम पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता सकते हैं कि कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बने, कितने मोल्स वाटर के बने, सब बता सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास C3 है, C3 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, C3 है तो हाइड्रोजन 8 आएंगे, C3H8। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितनी आएगी, तो हमें पता है n बराबर 3 है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है 3n+1, 3 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5 आ गई। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ओके, इस फॉर्मूले से 3n+1/2 5 ऑक्सीजन हो गई। अब इन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगी जी, n नंबर बनेंगे, n कितना है 3 है, तो H3 और CO2 लिख दिया हमने। और वाटर कितने बनेंगे, वाटर बनेंगे 3 + 1 दैट इज n+1 है ना, तो 3 + 1 दैट इज 4H2O प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो गई। बस अब आपसे अगर उसने स्टोइकियोमेट्रिक पूछ भी ली है कि कितनी ऑक्सीजन इसमें चाहिए, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो आप एकदम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड रिएक्शन को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तरह का एल्केन आ जाए आप आराम से लिख के आ सकते हैं। ये थी एल्केन के लिए। जब एल्केन के लिए आएगी वो भी आपको बता देंगे। तो एल्केन के लिए तो ये वर्क करती है, एल्केन की जब आएगी तब देख लेंगे। ठीक है, और आप ये देखेंगे ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड आती है, इसमें कहीं आपको कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड मिलते हैं। तो ये कंबस्टन हो गया जिसमें ऑक्सीजन जली और हीट वगैरह बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बन गया। अब आते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, कम सप्लाई है ऑक्सीजन की, तब क्या होता है, देखिए होगा तो इसमें भी कंबस्टन ही, लेकिन अगर लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कंपाउंड से पूरी तरह से नहीं चल पाएगा, कंपाउंड्स पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, मतलब टूट नहीं पाएगा, जल नहीं पाएगा। तो ये कह रहे हैं इनटू द लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एल्केन्स फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। लिमिटेड सप्लाई में, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी बनते हैं। कुछ बिना जले कार्बन के पार्टिकल्स बन जाते हैं और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो रिएक्शन देखो इसकी क्या होती है। रिएक्शन मान लीजिए हमने मीथेन की बात करते हैं, ट्वाइस CH4 प्लस 3O2 इज इक्वल ट्वाइस CO प्लस 4H2O, ये रिएक्शन होती है इसमें। अब यहाँ पे मीथेन के क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इस बार। तो लिमिटेड सप्लाई में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले वाले में लिमिटेड सप्लाई नहीं थी, पूरी ऑक्सीजन सप्लाई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। ठीक, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और ये एक हमारी ग्रीन हाउस गैस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है और ये एक बहुत ही अच्छा वाला पोल्यूटेंट भी है, ये प्रदूषक भी है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन में जलने की तो रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंपाउंड्स एल्केन्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एल्केन्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, तो जलेगा तो है नहीं क्योंकि अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन है। तो दे आर सेइंग दैट एल्केन्स गिव वेरियस प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कि एल्केन्स का कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पे हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब एल्केन है, ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो एक हिंट तो हमको मिल जाता है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऑक्सीजन जरूर होगी, उसमें ऑक्सीजन जरूर होगी। ठीक, हिंट है ये, बहुत मतलब चीज़ें याद रखने की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से ईजी पढ़ सकते हो। हम ये कह रहे हैं एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो जो कंपाउंड्स मिलेंगे, जो भी हमें कंपाउंड्स मिलेंगे मस्ट हैव ऑक्सीजन। ठीक है, समझो इस बात को, मस्ट हैव ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उनमें होगी। तो इसमें 3 मेन कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। एक तो हम इनसे एल्कोहल बना सकते हैं,
एक हम इनसे एल्डिहाइड बना सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड में भी ऑक्सीजन होती है, अल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी बन सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक टाइप का बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन होती है। और प्लस इनके डेरिवेटिव्स, मान लीजिए अल्कोहल है तो अल्कोहल बन रहा है तो जाहिर सी बात है ईथर भी बन सकता है, एल्डिहाइड बन रहा है तो कीटोन भी बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो कार्बोक्सिलेट और ये जो हमारे ईस्टर ग्रुप है वो भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के हमें ये पता लग गया कि एल्केन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण कराने से हमें अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलो देखते हैं एक एक को कि कब मिलते हैं, कौन कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज होगा, क्योंकि सब खेल कैटलिस्ट का है। भाई देखिए एल्केन सेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कैटलिस्ट हम चेंज कर दें ना तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन जो देखते हैं वो देखते हैं कि एल्केन्स हमारे पास है, सबसे सिंपल एल्केन दैट इज CH4 मीथेन। मीथेन की अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, यहाँ कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेथनॉल CH3OH, ये बनाता है CH3OH बनाता है, ठीक। इस रिएक्शन को डबल कर लो, यहाँ पे भी ट्वाइस, अभी बैलेंस हो गई। तो हमें पता है कि मीथेन से हमें क्या बना, मेथनॉल मिला, ये एक अल्कोहल प्रोडक्ट है, क्या है ये, अल्कोहल का कंपाउंड। ओके, तो कॉपर की प्रेजेंस से क्या मिला, अल्कोहल मिला। तो आप ये याद रखिए कि कॉपर से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक। ये चीज़ें आपको एग्जाम में दी जाती हैं, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गया तो किस कैटलिस्ट से हमें अल्कोहल मिलेगा, तो वहाँ पे ये कंडीशन दी जाती है कि कॉपर यूज़ करने से मिलेगा या मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ करने से मिलेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करने से मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या मिल रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ें चेंज होती है। अब देखिए अगर मैं मीथेन के साथ ही ऑक्सीजन की रिएक्ट कराऊँ, लेकिन अब की बार हम यूज़ करें अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्या यूज़ करें, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO, ठीक, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करें ना तो इसमें मिलता है मेथनल, क्या मिलता है, मेथेनल, ठीक है। ये एक एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है, ये एक एल्डिहाइड का कंपाउंड है मेथनल, और H2 बनता है। तो इस बार क्या बना, मेथनल बना, एल्डिहाइड बना। ओके, अब CH3 मान लो, अब RCH3 आ गया, कोई एक कंपाउंड आ गया एल्केन का बड़ा, R की जगह मतलब कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन तो करा रहे हैं, ठीक है। इस बार ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, और साथ में इसमें हमने हल्का सा कोई एसिड ले लिया लाइक H+, ठीक। तो क्या बनेगा, तो इसमें जो बनता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाता है। अब जो भी हमारे पास एल्किल ग्रुप था R की जगह पे, वो यहीं आके जुड़ जाएगा, यानी जितने भी R की जगह पे कार्बन होंगे वो सब यहाँ आके जुड़ जाएंगे R की जगह, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स की प्रेजेंस में, अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अलग अलग ऑक्सीजन की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। देखिए ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं है। इसको समझिए। पहले हम बात करेंगे कि एल्केन्स जो होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देती हैं, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एडिशन रिएक्शन दे सकती है, पहले इसको समझते हैं। तो 3 कंपाउंड हमारे पास मेनली होते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन, ठीक। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच और जितने भी हाइड्रोजन अगर होते हैं तो ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में हमें पता है एक सिग्मा होता है लेकिन 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और अगर किसी के पास पाई बॉन्ड है तो बहुत ही जल्दी टूट के वो किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं। अब एल्केन को समझिए। मैंने यहाँ सबसे छोटा एल्केन बनाया C2H6। इसमें क्या है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं और उन पर 3-3 हाइड्रोजन उनके टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। आप खुद देखिए, इस पर एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी तरह से दोनों पे एस्टेब्लिश है। क्या इस पर किसी और को जोड़ने के लिए जगह है? अगर ये किसी को जोड़ना चाहता है तो बिल्कुल कोई जगह इसके पास नहीं है। इसको एक काम करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना ही हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। सो
जो एल्केन्स है, एल्केन्स जो होंगे डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। दे विल गिव सब्सटीट्यूशन, दे विल गिव और शो सब्सटीट्यूशन। ये क्या रिएक्शन देंगे? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे, यानी कि किसी को प्रतिस्थापित कर देंगे। एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे कुछ और लगा दो तो वो ठीक है, लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। क्या ये एडिशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आप ये देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है और इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, C2H4 हो गया ये। अब देखो ये क्या कर सकता है, ये आराम से कोई एक पाई बॉन्ड टूट के इस पर ये कुछ भी जोड़ सकता है। मान लो XYZ मैंने कुछ भी इस पर जोड़ सकता हूँ, बाकी हाइड्रोजन को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कुछ भी है कुछ भी जोड़ लिए। मान लो इसने P जोड़ लिया, यहाँ पे कोई R जोड़ लिया, कंपाउंड्स कोई भी A to Z Y कुछ भी, ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है। सो एल्कीन्स जो होते हैं एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। अब ये बताओ क्या ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं? क्या ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, हाइड्रोजन तो इनके पास भी है, सब्सटीट्यूट तो ये भी कर सकते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन और सब्सटीट्यूशन दोनों दे सकते हैं। अब बात करते हैं एल्काइंस की। तो एल्काइंस में तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या कर सकता है? ये इजीली एडिशन रिएक्शन दे सकता है। ओके, क्या दे सकता है? इजीली एडिशन रिएक्शन ये दे सकता है। तो अब हमें यहाँ से इतनी बात तो समझ में आ गई कि एल्किन और एल्काइंस में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इजीली एडिशन रिएक्शन जो देता है एल्काइन देता है, लेकिन जो एल्केन्स होता है एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। किसी को हटा के किसी को जोड़ सकता है, लेकिन अलग से किसी को सिर्फ जोड़ ही नहीं सकता। ओके, हम पढ़ते हैं हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। सो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स टेक प्लेस बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए जितने भी मैकेनिज्म है, मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने सारे मैकेनिज्म ही डिस्कस किए हुए हैं। फ्री रेडिकल हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन 1 2 सारे के सारे मैंने उसी में एक्सप्लेन किया हुआ है फ्री रेडिकल क्या होता है। फिर भी क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना, जब भी मैं कोई चैप्टर कराता हूँ, कोई टॉपिक कराता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी डिटेल में बताता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको डिटेल में जानना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है, कैसे होता है और ज़्यादा डिटेल में, तो आप वो वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बात करते हैं कि एल्केन्स का हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे देखिए मैं एडिशन तो लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो एडिशन नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है? सब्सटीट्यूशन होता है, यानी कुछ हटेगा, उसकी जगह पर ही जो हेलोजन है वो जुड़ेगा। सो दे आर सेइंग दैट हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स टेक प्लेस बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो कौन से मैकेनिज्म से होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। फ्री रेडिकल बनता है इसमें। Rate of the reaction of halogens with alkanes is fluorine will be greatest rate of reaction and then iodine is the lowest rate of reaction। यानी फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे जब जो स्लो रिएक्शन होती है वो आयोडीन के साथ होती है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं जो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है वो बहुत ही वायलेंटली होती है। वायलेंटली मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत तेजी उससे होती है। और जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है वो लगभग रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट और कुछ अलग से कंडीशन लगानी पड़ती है। तो मॉडरेटली जो रिएक्शन होती है Cl और Br की जो रिएक्शन होती है वो मॉडरेटली होती है, इसलिए हम जल्दी इन्हीं की स्टडी करते हैं। ओके, जो Cl और Br से जो रिएक्शन होती है ना वो मॉडरेटली होती है, उसमें कोई ऐसा वायलेंटली भी नहीं है और रिवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कंडीशन भी लगानी, तो ईजिली रिएक्शन हो जाती है Cl और Br के साथ। यही हम स्टडी करते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब ये कह रहे हैं अगर एल्केन्स में ही अलग अलग तरीके आ जाए, मान लो 3 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, 1 डिग्री आ गया, तब क्या होगा? तब जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री में सबसे तेज रिएक्शन, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम, और इसके बाद 0 डिग्री दैट इज सिंपल वाला जो एल्केन होता है जिसमें एक ही कार्बन होता है वो। ओके, जीरो ग्रुप भी कहते हैं उसे। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह से इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है एल्केन्स की। ठीक, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमें पता लगी कि हेलोजन में फ्लोरीन सबसे तेज रिएक्ट करता है, और अगर एल्केन्स की बात करें स्ट्रक्चर के बेस पे तो 3 डिग्री वाले जो एल्केन्स होते हैं वो सबसे तेज रिएक्शन करते हैं। तो इतना तो हमें बेसिकली पता लग गया। अब रिएक्शन कैसे होती है वो समझते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमें पता है कि 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। तो अब 3 स्टेप को लिखने से पहले मैं एक बार एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि मैं कौन से एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक एल्केन है CH4 और उसमें एडिशन करा रहा हूँ Cl2 का। ठीक, ये होता है अल्ट्रावायलेट राइज की प्रेजेंस में, यूवी रेस की प्रेजेंस में। ओके, अब रेस से हमें क्या मिलता है? H, जो क्या होती है? एनर्जी होती है रेस की, H। तो किससे आती है? अल्ट्रावायलेट रेस से। तो अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में जो मीथेन है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का एक एटम सब्सटीट्यूट करती है हाइड्रोजन की जगह। देखो CH4 था, 3 रह गया और एक Cl जुड़ गया, एक हाइड्रोजन हट के एक उसकी जगह Cl जुड़ गया और एक क्या बनेगा?
HCl अलग निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है मेनली। अब यही जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में होती है, ठीक। स्टेप नंबर 1, मेथड कौन सा है, मेथड लिख देता हूँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। तो 3 स्टेप में से सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या आता है, वो आता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप यानी वो स्टेप जो इस रिएक्शन को शुरू करता है। अब ये क्या स्टेप होता है, देखिए इसमें होता है होमोलाइटिक फिजन ऑफ क्लोरीन। होमोलाइटिक फिजन ऑफ क्लोरीन, ये हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप है, यहीं से शुरू होती है और क्लोरीन का होमोलाइटिक फिजन होता है। तो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन क्या ही समझिए। देखिए जो Cl2 होता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, जो एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, फिजन का मतलब टूटना, होमोलाइटिक मतलब समान तरीके से। ऐसा नहीं होता कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, होमोलाइटिक का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और एक ऐसी स्पेसिस बनती है जिसमें हम एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और इन स्पेसिस को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक। ये हमारा कौन सा स्टेप था, चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, अब स्टेप 1 हो गया जिसमें हमने क्या देखा कि क्लोरीन का जो है फ्री रेडिकल बन गया, ओके, होमोलाइटिक फिजन के थ्रू। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 हमारा होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप यानी अब जो चेन है, जो रिएक्शन है, वो शुरुआत हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो रिएक्शन चलती रहेगी। ओके, तो होता क्या है, देखो अब ये फ्री रेडिकल जो है वो जाता है मीथेन के पास। किसके पास जाता है, मीथेन के पास। अब ये मीथेन से कहता है कि भाई एक काम करो, एक हाइड्रोजन मुझे दे दो और खुद का फ्री रेडिकल बनाओ। तो यहाँ पर जो ये Cl जो होता है, जो फ्री रेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये CH4 से क्या करता है, एक हाइड्रोजन निकाल लेता है और HCl बना के अलग हो जाता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन उससे चला गया, ओके, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो CH3 का यानी मिथाइल का क्या बनता है, मिथाइल का फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल ने फिर से एक और फ्री रेडिकल बना दिया, तो Cl वाले ने H लेके, Cl के फ्री रेडिकल ने H हाइड्रोजन लेके HCl बना लिया और मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो CH3 का फ्री रेडिकल है ये क्या कर सकता है, इसके पास 2 केस है। पहले केस में ये HCl के पास जा सकता है, ठीक है, किसके पास जा सकता है, HCl के, या फिर ये जा सकता है Cl2 के पास। ये क्या कर सकता है, CH3 जा सकता है Cl2 के पास। ओके, तो पहले केस क्या है, Cl2 के पास जा सकता है, ठीक। दूसरा भी बताएंगे। तो Cl2 के पास जाके ये क्या करता है, ये कहता है भैया एक Cl हमें दो, हम अपना CH3Cl बनाएंगे और Cl का एक फ्री रेडिकल बना देंगे। अभी अभी हमने देखा कि पहले वाले जो Cl था, फ्री रेडिकल 2 बने थे ना, दोनों में से एक गया था और एक ही अब हमें मिल गया और एक प्रोडक्ट मिला जिसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ओके, क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड मिल गया, क्लोरोमीथेन मिल गया। अब यहाँ से जो फ्री रेडिकल बना, ठीक, ये एक और तरीके से रिएक्ट कर सकता है कि ये या तो वापस इसी CH3Cl के पास जा सकता है या फिर इस CH3Cl के पास जा सकता है, और भी बने होंगे, या फिर दोबारा क्लोरीन के पास जा सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। लेकिन एक चेन प्रोपगेशन स्टेप बताता हूँ कि अगर ये CH3Cl के साथ ही ये फ्री रेडिकल रिएक्ट कर ले तब क्या होगा। तब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ से Cl। तो यहाँ से एक चीज़ बनेगी CH2Cl का फ्री रेडिकल और HCl ये निकाल लेगा, ठीक। यानी जो Cl है उसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाल के अलग और CH2Cl का फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो CH2Cl का फ्री रेडिकल है फिर से ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा क्लोरीन के पास, वहाँ से क्लोरीन गेन करेगा और CH2Cl2 बनाएगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाएगा। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले 3 हाइड्रोजन थे, इस बार 2 रह गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। पहले वाले में 1 क्लोरीन था, यहाँ 2 हो गए। तो ये जो बना, ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब इसीलिए मैंने कहा था ये प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन का मतलब होता है रिएक्शन चलती है, रिएक्शन चलती जा रही है। अभी Cl वापस CH2Cl2 पे रिएक्ट कर सकता है, तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन सकता है जिसे हम कहते हैं CHCl3। उसके बाद एक और प्रोडक्ट बन सकता है CCl4। तो CH4
प्लस Cl2 की रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से मिल सकते हैं? वो मिल सकते हैं CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, इतने सारे मिल सकते हैं और साथ में HCl वो अलग हो सकता है। तो इस रिएक्शन में अगर Cl2 एक्सेस में लिखा हुआ है तो एक्सेस में अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप ये लिख के आओगे मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स का मिक्सचर मिल जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? CHCl3 विच इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ओके, अब हमने ये देखा कि हेलोजनेशन हो गया। अब हेलोजनेशन के बाद और भी रिएक्शन आती है, जैसे कि नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन ऑफ NO2। अब यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं रहा, मैं फिर से बता दूं, सब्सटीट्यूशन ही हो रहा है, तो वही। सो नाइट्रेशन टेक प्लेस इनटू द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एट 450 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रेशन जो होता है HNO3 का एडिशन होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर HNO3 जो होता है, मैं आपको बता दूँ फ्री रेडिकल क्या बनाता है? ये बनाता है एक OH का फ्री रेडिकल और NO2 का फ्री रेडिकल। बाकी बस वही है। मान लीजिए CH4 है तो CH4 पर HNO3 की रिएक्शन हुई, CH4 पर HNO3 की रिएक्शन हुई 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा? तो बनेगा एक CH3NO2 बनेगा प्लस H2O अलग हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह NO2 जुड़ेगा और H2O अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये क्या बना? ये बना नाइट्रोमीथेन। अब अगर हमें पास कोई एल्केन बड़ा है, मान लीजिए C4H10 है, तब क्या होगा? तब भी सेम ही होगा, हटेगा एक ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? NO2 जुड़ जाएगा, C4H9NO2 प्लस H2। ये क्या बना? क्योंकि C4 था तो नाइट्रो ब्यूटेन बन गया, ये ब्यूटेन था तो इधर नाइट्रो ब्यूटेन बन गया। तो ये होता है नाइट्रेशन विच इज एडिशन ऑफ नाइट्रेट। अब रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन में एडिशन होता है H2SO4 का। किसका होता है? H2SO4 में से SO3H का। सल्फोनेशन में क्या होता है? SO3H का एडिशन होता है। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होती है। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो हाइड्रोजन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फिर 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा तेज और 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम। तो 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। चलो 3 डिग्री एग्जाम्पल से देखते हैं। 3 डिग्री का एग्जाम्पल ये वाला एल्केन है, जिसमें इस कार्बन के तीनों साइड, बल्कि चारों साइड क्या है? कार्बन ही जुड़े हुए हैं। 3 डिग्री हमारा एल्केन है जिसका नाम है क्या? 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका फॉर्मूला है पेंटेन वाला C5H12। ठीक, ये हमारा 3 डिग्री एल्केन है। अब 3 डिग्री एल्केन पर अगर मैं H2SO4 की रिएक्शन कराऊंगा तो इन्होंने कहा कि एक हाइड्रोजन हट के SO3H जुड़ जाएगा, दैट इज CH3 और इधर भी CH3, तो यहाँ CH2 और उसके साथ जुड़ गया SO3H। क्या जुड़ गया? SO3H, और एक OH जो निकला था वहाँ से वो प्लस हाइड्रोजन मिला के H2 बन गया। तो ये हमारे पास बना। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड बनता है। तो सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है और सल्फोनिक एसिड हमें मिल जाता है। इसका नाम क्या होगा सल्फोनिक एसिड का? इसका नाम होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ओके जी, ये इसका नाम हो गया 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अब अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है आइसोमेराइजेशन। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एल्केन के आइसोमेराइजेशन से क्या मिलता है और क्या उसमें प्रोडक्ट बनता है। अब आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है कि एल्केन जो होता है हमें पता है आइसोमर बना सकता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन, टू प्रोड्यूस आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। तो ये कह रहे हैं ये आइसोमर भी बना सकता है, ये आइसोमर भी बना सकता है, आइसोमर्स बना सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? दे आर सेइंग दैट एन एल्केन्स ऑन हीटिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड
एंड हाइड्रोजन गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन एल्केन्स। ये कह रहे हैं स्ट्रेट चेन वाले जो एन एल्केन्स है, एन एल्केन्स का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक, उनको एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में गर्म करने पर, हीटिंग करने पर, गर्म करने पर वो ब्रांच चेन एल्केन बना लेते हैं। अब देखिए ब्रांच चेन एल्केन बनाने का मजा जब ये है जब हमारे पास कार्बन इतने हुए ब्रांच बन सके, जैसे कि मिनिमम 4 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 वाले में हमारे पास एक कंपाउंड आता है ये CH3 CH2 CH2 CH3 दैट इज ब्यूटेन। ब्यूटेन आता है। अब ब्यूटेन को AlCl3 की प्रेजेंस में और हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में गर्म करने पर, हाइड्रोजन की गैस के प्रेजेंस में गर्म करने पर, हीट करने पर क्या बनता है, इसका आइसोमर बनता है। और इसका आइसोमर केवल एक ही टाइप का बन सकता है, ये वाला, ये इसका आइसोमर्स होता है। फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ भी C4H10 है और यहाँ भी C4H10 है, लेकिन बस इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम है 2-मेथाइल प्रोपेन। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ 4 कार्बन थे, चारों ही मैंने अरेंज कर दिए, 3 एक सीरीज में और एक सब्सटीट्यूट ब्रांच, ठीक। अब अगर इससे बड़ा आ जाए, मान लीजिए 7-8 वाला आ जाए, तब क्या होगा, तो मैं बना के देखता हूँ। एक कंपाउंड है ये, इसका नाम है N-हेप्टेन। N क्यों लगाने हैं भाई, देखिए अगर स्ट्रेट होता है तो जनरली हम N लिख देते हैं, N-हेप्टेन, ठीक, क्योंकि ब्रांच होती है तो ब्रांच तो जुड़ी जाएगी। अब इसमें 7 है, N-हेप्टेन है, तो 7 को आप बहुत तरीके से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड बनाया, उसमें मैंने क्या करा कि 5 जो है वो तो सीधे लगा दिए और 5 में से 1-2 ऐसे लगा दिए, 5 में से 1-2 जगह ऐसे लगा दी, जिससे यहाँ पे ब्रांच बना दी, ठीक है, ये बना दिया। अब आप देख सकते हो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ है, बस ये जो है ये आइसोमर है, किसका, आइसोमर ऑफ हेप्टेन, ये हेप्टेन का आइसोमर है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ब्रांच बना दिया। तो ये ब्रांच बनाने के लिए, आइसोमर्स बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है इनटू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन हीटिंग। तो आइसोमराइजेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हमें पता लग गया कि जो स्ट्रेट वाले होते हैं वो ब्रांच बना लेते हैं, ब्रांच वाले एल्केन्स मिल जाते हैं। अब इससे अगला आता है एरोमेटाइजेशन। देखिए आइसोमराइजेशन का मतलब क्या था, आइसोमर्स बनाना, स्ट्रेट वालों से ब्रांच बना देना, ब्रांच वालों से और ज़्यादा ब्रांच बना देना। अब आता है एरोमेटाइजेशन, मतलब कि एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, मिनिमम बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन से बड़े वाले। सो दे आर सेइंग दैट एल एल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम, ऐसे एल्केन, स्ट्रेट एल्केन जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, on heating to 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure into the presence of vanadium, molybdenum or chromium supported over alumina gets dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous gas। तो ये कह रहे हैं कि 6 या ज़्यादा कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स को, एल्केन्स को हीट करने पर 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा हीट पर गर्म करने पर वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम की प्रेजेंस में, जिसे हम एल्यूमिनियम के ऊपर सपोर्ट करते हैं, ठीक, एल्यूमिनियम के ऊपर रखते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें क्या होता है, एल्केन डीहाइड्रोजनेटेड हो जाती है, यानी उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, एंड साइक्लाइज टू बेंजीन, और वो साइकिल बना के बेंजीन और उसके होमोलोगस बना लेती है। होमोलोगस का मतलब क्या है, देखिए 6 कार्बन है तो बेंजीन बनेगा, 6 से ज़्यादा है तो बेंजीन वाले होमोलोगस बन जाएंगे, जैसे टॉलेन एटसेट्रा। तो चलो दोनों देख लेंगे। तो हम सबसे पहले 6 वालों का बना रहे हैं। 6 वालों में क्या होता है, देखो मैं आपको बनाता हूँ, ये होता है C6H14। ओके, अब इसका अगर स्ट्रेट बनाऊँ तो स्ट्रेट क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और CH3, ये बन गया, ठीक, N-हेक्सेन। ओके, अब इसको अगर मुझे बेंजीन में बनाना है तो मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैंने गर्म किया 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और जितने भी हमारे डिहाइड्रोजनेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे वेनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, इनकी प्रेजेंस में, ओके, दे आर सपोर्टेड एवर एल्यूमिना। ये एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना Al2O3, उसके ऊपर सपोर्टेड, मतलब उनके साथ मिक्स करके रखे गए हैं। तो क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं डिहाइड्रोजनेटेड हो रहा है, यानी इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन जो है वो कम हो रही है, घट रही है, और घटने के बाद ये क्या बना लेता है, बेंजीन बना लेता है। तो बेंजीन बनाने से पहले क्या होगा, हमने मान लो एक एक हाइड्रोजन सब में से हटा दी। ओके, ये इस तरह से जुड़ गया, ये एक साइक्लो कंपाउंड है। ये क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन से फिर से
हाइड्रोजन हटती है, पहले 6 हाइड्रोजन हटी, ओके, पहले सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटी, पहले सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटी और अब 6 हाइड्रोजन हटी, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, C6H6। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि हम एल्केन्स का एरोमेटाइजेशन से बेंजीन भी बना सकते हैं। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सबसे पहला कंपाउंड एल्केन से एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन बनाना भी आ गया। तो मैंने कहा था होमोलोगस भी बनते हैं, मतलब 6 वाले थे तो बेंजीन बनाया, अगर 7 वाला होता तो क्या बनाता। तो देखिए 7 वालों के लिए ना मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ, मैं इसको इस तरह के स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले वही वेनेडियम, मोलिब्डेनम या फिर क्रोमियम की प्रेजेंस में सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होगा, ये जो कंपाउंड है सबसे पहले तो 2 हाइड्रोजन हटाएगा और एक सेकेंड, ये जो कंपाउंड है सबसे पहले क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, पहले बेंजीन से पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा सिर्फ 2 हाइड्रोजन हटा के, इस तरह से, ठीक। ये क्या है, ये है साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन क्योंकि 7 कार्बन थे ना, ये हेक्सेन था, हेप्टेन था, सिंपल हेप्टेन, ये साइक्लोहेप्टेन है, ठीक। और कितने हाइड्रोजन निकले, सिर्फ 2। अब इसमें से अगर हम 6 हाइड्रोजन और निकाल दें, रिंग वाले 6 हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलता है ये, फिर मिलता है CH 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 और CH, और इसमें अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये क्या बना, ये बना टोलुइन। क्या मिलता है हमें, टोलुइन, क्योंकि टोलुइन बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो टोलुइन मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर 6 कार्बन थे उनका एरोमेटाइजेशन कराया तो बेंजीन मिला, 7 हो गए तो टोलुइन मिल गया, इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके तरह के प्रोडक्ट हमें और भी मिल जाएंगे। सो दिस वाज द रिएक्शन विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब अगली रिएक्शन आती है एल्केन्स की, रिएक्शन विद स्टीम विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक खास चीज़ बनती है, वाटर गैस, इसलिए। तो मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन भाप के साथ रिएक्ट करती है इनटू द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है जिससे हम वाटर गैस भी कहते हैं। सो CH4 प्लस H2O दैट इज स्टीम फॉर्म में अगर हम रिएक्ट कराएं कितने पर, 1273 केल्विन, दैट इज लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तब क्या होता है कि एक तो बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनती है हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, ये बनती है CO प्लस 3H2। यहाँ CO का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है। ये रेशो भी दे सकते हैं आपको, हो सकता है बिचलाने के लिए आपको रेशो दे दें कि 1:3 में CO एंड H2 बनती है, H2 बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर को, इसको कहते हैं वाटर गैस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस नहीं है, प्रोड्यूसर गैस अलग होती है, ये वाटर गैस है, ओके। तो स्टीम के साथ रिएक्शन पे मीथेन क्या बनाती है, वाटर गैस बनाती है। अब एक और रिएक्शन आता है पायरोलाइसिस। देखिए पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। अब कोई चीज़ जाहिर सी बात है टूटेगी तो छोटे ही पीस बनाएगी, बड़े तो बनाने की नहीं। किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ेंगे तो छोटे ही बनेंगे, काटेंगे पीटेंगे, छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। सो दे आर सेइंग दैट हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर एल्केन्स एल्केन्स। तो ये कह रहे हैं हायर एल्केन्स, बड़े एल्केन्स को जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, डिकम्पोज मतलब गर्म करते हैं, तो वो डिकम्पोज होकर छोटे एल्केन्स या फिर एल्केन्स बना लेते हैं। तो एल्केन्स भी मिल सकते हैं और एल्कीन्स भी मिल सकते हैं, दोनों तरह के मिल सकते हैं, एल्केन भी हो सकता है और एल्कीन्स भी, मतलब मिक्सचर भी मिल सकता है। तो एक कंपाउंड बनाते हैं लाइक CH3 CH2 8 एंड CH3। अब अगर ये कंपाउंड अगर मैं बड़ा करके लिखता तो बहुत सारे CH2 मुझे बीच में लगाने पड़ते हैं, और ये है क्या, ये है C10H22, ओके, डेक्केन। क्या है, डेक्केन। अब डेक्केन का अगर हम पायरोलाइसिस बनाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं सिर्फ एक तरीके से टूटे, नहीं, तरीके से टूट सकता है, कुछ भी तरह के मिक्सचर आपको मिल सकता है। जैसे हो सकता है ये 2 छोटे कंपाउंड में टूट जाए, लाइक एक बनाए C8 और H18
प्लस C2H4, यानी एक बड़ा कंपाउंड और एक छोटा। और आप ये देख सकते हो एक एल्केन है तो दूसरा एल्कीन है। ओके, ये टूट सकता है, या फिर ऐसे भी टूट सकता था C7H16 प्लस C3H6, ये भी टूट सकता था। ठीक, इसमें भी ये वाला एल्कीन है C3H6 और C7H16 क्या है हमारा एल्केन है। अब 3 कंपाउंड में टूट सकता है तो छोटे छोटे, लाइक एक CH4 बना सकता था, एक C4H10 बना सकता था, ये भी मीथेन है, ये भी मीथेन है। तो एक और बनेगा, एक क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, दैट इज C5H10, ये बना सकता था। तो इस तरह से ये कंपाउंड अलग अलग बना सकता है। ओके, नहीं ये वाला अगर हम बनाने हैं तो एक इसमें क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बनेगा, 2 एल्कीन बनेंगे, एक एल्कीन बनेगा। तो ये चीज़ बन सकती है, 2 एल्कीन और एक एल्कीन बन सकता है। और इसी तरह से और भी टूट सकता है, लाइक C3H8 बन सकता है, एक C2H6 बन सकता है और साथ में C5H8 बन सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के कंपाउंड इसमें मिल जाते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और ये रिएक्शन किसकी थी, प्रिपरेशन थी किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ और आती है, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीथेन गैस। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन गैस, 2 चीज़ और आती है। तो कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस। तो इसमें 2 मेन आते हैं, एक तो सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक आता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे था, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कैसे था, वो बना के दिखा देता हूँ। बाकी इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है। जब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना कभी कभी आपने देखो लाइन स्ट्रक्चर दे देते हैं तो उसमें होपलेस हो जाता है, कुछ नहीं है, बस वही रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे दे सकते हैं। तो सॉहर्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इथेन का है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो 100 हॉर्स में क्या होता है कि 2 कार्बन को इस तरह से बहुत ही डिस्टेंस पे दिखाया जाता है और इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं इस तरह से। ओके, एक दूसरे से बिल्कुल 120 डिग्री पर, सेम इसी वाले कार्बन पे हमने ऐसे दिखा दिए। ओके, एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बना। अब ये कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर और बन सकता है जिसमें अगर आप हाइड्रोजन को आगे वाले को इस तरह दिखा रहे हो तो दूसरे वाले को इसके जस्ट अपोजिट आप दिखाओगे, यानी एक ऊपर और 2 नीचे। ठीक, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला है, अगर हम सामने की साइड से देखें, और इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये वाला है और इस वाले हाइड्रोजन के पीछे ये वाला है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखें जो इधर है बी वाला स्ट्रक्चर, उसमें हम ये मान रहे हैं कि H के पीछे भी कुछ नहीं है, इस वाले H के पीछे भी कुछ नहीं है और इस वाले H के पीछे भी कुछ नहीं है, और बाकी जो पीछे के हैं वो इनसे अलग है, वो इनसे अलग है। तो इस वाले में ये मान के चल रहे हैं कि इस वाले H के पीछे ये छुप गया, ये वाला इसके पीछे छुप गया और ये वाला इसके पीछे, इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम इक्लिप्स स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। ओके, और इसको हम कहते हैं स्टैग्रेड। ओके, तो 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैग्रेड। इक्लिप्स में क्या होता है, एक दूसरे के पीछे मॉलिक्यूल छुपे रहते हैं, स्टैग्रेड में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, छुपते नहीं है, दिखाई देते हैं। इसी तरह से न्यूमैन्स ने क्या प्रोजेक्शन दिया, न्यूमैन्स ने कहा कि मान लो एक कार्बन एटम आगे इस तरह से है, ठीक, तो इसके पीछे दूसरा कार्बन एटम सामने से छुपा हुआ है, मतलब ये सामने का प्रोजेक्शन था, सामने से कैसा दिख रहा है। और इस वाले कार्बन के मान लीजिए 3 हाइड्रोजन इस तरह से उसने शो किए, ईच 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। ओके, 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। इसके जो पीछे वाले हैं, इसके पीछे वाले हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बिल्कुल इन हाइड्रोजन के पीछे से ही है। और एक और इसमें स्ट्रक्चर हम अलग तरीके से बना सकते हैं जो कि इस तरह था कि एक कार्बन ये, दूसरा तो इसके पीछे है, लेकिन जो इनके हाइड्रोजन है वो अलग अलग है, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ, इसका एक यहाँ। लेकिन इस कंडीशन में अब क्या हो रहा है कि जो पीछे वाले के हाइड्रोजन है वो दूर है, वो दूर है और पीछे से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास भी 2 स्ट्रक्चर हुए, एक ये वाला जिसमें हाइड्रोजन के पीछे ही हाइड्रोजन है, ठीक, और इसमें एक जो इसमें हाइड्रोजन के पीछे से दूर हाइड्रोजन है, मतलब कि अपोजिट अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, छिपे वाले को जिसमें पीछे ही है बिल्कुल उसे कहेंगे इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, और जो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं उनको हम कहेंगे स्टैग्रेड स्ट्रक्चर। तो ये थे कन्फर्मेशन इथेन, मतलब इथेन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन गैस। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसी पेज पे इसी तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन क्या आती है, इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो ये आती है क्लोरीनेशन, दैट इज क्लोरीनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन विथ क्लोरीन।
तो रिएक्शन होती है Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में होती है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसे हम एच न्यू भी लिखते हैं। तो एच न्यू से जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सॉरी अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है, तब हमारे पास बनता है CH3Cl, ये मेन बनता है। लेकिन हमें पता है इसकी जगह पे CH2Cl2 भी बन सकता है, CHCl3 भी बन सकता है और CCl4 भी बन सकता है। तो CHCl3 जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, वो इसी रिएक्शन से बनता है। तो एक रिएक्शन जो मैंने बताई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा कि क्लोरीन से तो हो गई, क्या आयोडीन से भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये रिएक्शन आयोडीन से हुई होती तो हमें केवल एक प्रोडक्ट मिलता CH3I और इसमें से HI अलग हो जाता। ओके, तो दो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। अब देखते हैं अगली रिएक्शन, ये कह रहे हैं अगर इसका नाइट्रेशन हमने कराया तो क्या मिलेगा। तो नाइट्रेशन में हमें पता है HNO3 से रिएक्शन होती है तो क्या ऐड होता है, NO2। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, CH3NO2 बनेगा, दैट इज नाइट्रो मीथेन बनेगा, नाइट्रोमीथेन बनेगा। अब नाइट्रोमीथेन के बाद अगर हम इसी की रिएक्शन किससे कराएं, स्टीम से कराएं, H2O स्टीम से कराएं, तो ये वाली रिएक्शन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनती है, वाटर गैस बनती है, CO+3H2, दैट इज वाटर गैस बनती है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई। ओके, अब इसमें हाँ ऑक्सीडेशन वाली भी आई थी। ऑक्सीडेशन में दो तरीके आए थे, एक तो कंबस्टन, जब O2 एक्सेस में होती है तब क्या बनता है, तब हमें पता है CO2 प्लस H2O बनता है, और हम किससे निकाल सकते हैं, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, उससे हम निकाल सकते हैं। और एक था हमारे पास ऑक्सीजन अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन हो, कैसा हो, O2 जो है वो लिमिटेड सप्लाई में हो, तब क्या होता है, तब हमें पता है इसमें क्या बनता है, CO बनता है और साथ में कार्बन के अनबर्न पार्टिकल बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बनता है, दैट इज पोल्यूटेंट। ओके, अब अगर हमें पता है कि ऑक्सीजन की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन देखी थी, O2 इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में अलग अलग थे, तो मैं एक का लिख रहा हूँ बस अल्कोहल वाले का, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे कॉपर की प्रेजेंस में कराएं तो क्या बनता है, इसमें मेथनॉल बनता है। ये जो रिएक्शन मैं करा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वो केमिकल प्रॉपर्टी है जनरली जो एग्जाम में पूछी गई है, फ्यू ईयर्स में एग्जाम में पूछी गई है मीथेन की प्रॉपर्टी, वही लिख रहा हूँ। अभी तो वैसे मैंने सारी बता दी, वो सब लागू हो सकती है मीथेन पर, तो लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, वही है। इसके बाद जो अगली रिएक्शन आती है वो क्या आती है, वो आती है O2 की अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तब क्या बनता है, तब हमें पता है क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, मेथेनॉल सॉरी, क्या बनता है, मेथेनॉल, एल्डिहाइड बनता है। ये वाला क्या था, ये मेथेनॉल था। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मीथेन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमने देख ली, ये होगी कंप्लीट। अब बात करते हैं एल्केन्स के क्या यूज़ है। यही चीज़ मैंने सबसे पहले बताई थी कि 5 टॉपिक हमें जरूर पढ़ने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और फिर यूसेस। बिना यूसेस के तो टॉपिक ही नहीं हो सकता। ओके, और असर्शन रीजन की अगर आ गया तो आपको जितनी डिटेल आप पढ़ के जाएंगे वही आपका एग्जाम निकलवा सकती है, शॉर्टकट से एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि क्वेश्चन कहीं से बने, निकलना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आती है कि एल्केन्स के क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ है कि ये एलपीजी के फॉर्म में यूज़ होती है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच हैज़ अप टू 4 कार्बन एटम के एल्केन का मिक्सचर होती है, अप टू 4 कार्बन एटम। ओके, जो मिक्सचर होता है एलपीजी गैस के फॉर्म में यूज़ होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, एल्केन्स यूज टू मेक कार्बन ब्लैक, क्योंकि हमें पता है अगर एल्केन्स का लिमिटेड सप्लाई, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीडेशन कराएं लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन की, तो क्या होता है, वो कार्बन का अनबर्न्ड पार्टिकल बनाती है जिसे हम कार्बन ब्लैक कहते हैं। ओके, अभी कार्बन ब्लैक कहीं भी यूज होता है, विच इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक, जो कि इंक बनाने में यूज होता है। जो प्रिंटिंग की इंक होती है ना ब्लैक, उसे, ठीक है, ब्लैक पेंट्स में एंड पॉलिशेज में, जो भी ब्लैक पॉलिशेज आती हैं उनमें। ओके, देखो दो यूज हो गए एलपीजी में, और हमने जो कार्बन ब्लैक बनाया था कंट्रोल ऑक्सीडेशन से वो भी। अब एक और चीज़ थी हमारे पास, एक आया था कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। सो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, ये तो बहुत बेनिफिशियल है, ऑफ एल्केन्स गिव वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ये भी हम लिख सकते हैं कि भाई जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन हुआ था एल्केन्स का, उसने बहुत ज़्यादा हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, सो गिव्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, उससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि एक हमें मिला था मेथेनॉल, तो मेथेनॉल में एथेनॉल भी मिल सकता है। एक मिला था मेथेनॉल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड आल्सो।
फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल सकता है। तो 3 यूज़ हो गए। चौथा यूज़ देखते हैं। दे आर सेइंग दैट हायर एल्केन्स फ्रॉम पेट्रोलियम such as petrol, diesel, kerosene are highly useful. ओके जो हमारे हायर एल्केन्स होते हैं वो पेट्रोलियम का ही एक पार्ट होते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का पार्ट होते हैं। और वो किस किस तरह से यूज़ होते हैं, जैसे कि पेट्रोल भी एक एल्केन है, केरोसिन भी एक एल्केन है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमने देखा, ये भी एक एल्केन है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एक तरह से एल्केन्स तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। और CH3Cl विच इज़ क्लोरोफॉर्म, जो कि मेडिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। CCl4 जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, आर यूजफुल प्रोडक्ट मेड बाय एल्केन्स, जो कि हम किससे बनाते हैं, एल्केन से बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्केन्स वाला जो टॉपिक है बहुत डिटेल में था, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट देखने को मिली। और फाइनली ये होता है एंड। तो अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, एल्केन्स आएगा, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स एल्केन की वीडियो यहीं तक थी। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई क्योंकि डिटेल में काफ़ी कंटेंट था इसमें, और डिटेल में इसलिए बनाया ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए निकलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, नोट्स बनाइए, अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे।